Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and today you will learn history section. And in history section, you will learn chapter number 3, the rural life and society. यानी कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि ब्रिटिश काल में, ओके, ग्रामीण जनजीवन कैसा था, रूरल लाइफ कैसी थी, एंड सोसाइटी, और वो समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इस पर आप लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी. ओके, सो लुक एट पेज नंबर 3, पेज नंबर 20. विलेज इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट. जितने भी अपने आप में क्या थे, परिपूर्ण थे. जितने भी एंशिएंट टाइम में या मेडिवल पीरियड में जितने भी गांव थे, मोस्ट फार्मर ओन द लैंड विच दे कल्टिवेटेड एंड पेड टैक्सेस नोन एज लैंड रेवेन्यू टू द रूलर. ज़्यादातर जो किसान होते थे, ओन द लैंड, वो जमीन के क्या होते थे, मालिक होते, विच दे कल्टिवेटेड, जिस पर वो क्या करते थे, खेती करते थे, एंड पेड टैक्सेस, और टैक्स पे करते थे, जिसे लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीनी कर, है ना, टू द रूलर, किसको, अपने शासक को. यानी कि ज़्यादातर जो है, जो गांव थे उसमें जो किसान होते थे वो अपनी जमीन के मालिक होते थे, और वो उस जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे, और उस जमीनी कर के रूप में एक हिस्सा जो है वो शासकों को, या जो उस क्षेत्र के जो रीजन के जो राजा थे उसको देते थे. राइट. The ruler utilized part of the land revenue for improving the land and for implementing welfare schemes such as digging wells and canals. और जो शासक थे वो यूटिलाइज पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इस तरह से जो है लैंड रेवेन्यू जो जमीनी कर आता था, है ना, इनकम के रूप में, उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका प्रयोग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कामों में, यानी कि भिन्न कामों में करते थे. जो इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि लोगों के हितों से रिलेटेड जो है योजनाएं बनाने में, जैसे कि सच एज डिगिंग वेल्स, यानी कि कुएं खुदवाना, नहरें बनवाना इत्यादि. ड्यूरिंग ईयर ऑफ क्रॉप फेल्योर, और जब उस साल, जिस साल जो है, क्रॉप फेल्योर का मतलब होता है फेल होना, या इट मीन्स दैट जब फसल नष्ट हो जाती थी, मेनी रूलर्स इवन exempted the farmers from paying tax. और जब कई जो है मेनी रूलर्स इवन exempted the farmer from paying tax, यानी कि जितने भी जो शासक थे, अगर फसल खराब हो गई तो कई जो है रूलर्स ऐसे थे जो किसानों का जो लैंड रिवेन्यू होता था, जमीनी कर होता था, जो इनकम होती थी, वो माफ़ कर देते थे. दिस इंश्योर्ड दैट was always enough food for the survival of the farmer and their families. ये जो है, ये निश्चित करता है that there was always, वहाँ हमेशा था, enough food, यानी कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन, for the survival, और जीवन यापन करने के लिए, for the farmers and their families, यानी कि किसानों के लिए और उनके परिवारों के लिए. राइट. इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो है फसल खराब हो जाती थी या फसल नष्ट हो जाती थी, तो जो शासक होते थे वो उनका कर माफ़ कर दिया करते थे, जिससे माफ़ कर दिया करते थे. और ये इस बात से एक जो है इंश्योर, ये बात जो है ये इंगित करती है कि वहाँ के जो किसान थे वो क्या थे, उनको पास खाने पीने और जीवन यापन करने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त जो है किसकी जरूरत, पर्याप्त अनाज, अन्न धन मौजूद था.
खाना मौजूद था। Many of these systems underwent significant changes with the coming of British. लेकिन कई तरह के जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो इसमें हुआ। ठीक, अब यहाँ से ध्यान देना, अभी क्या मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, द कंडीशन ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मिडीवल पीरियड। ओके, अगर फसल खराब हो गई तो टैक्स माफ कर देते थे रूलर, और ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता था, और जो फार्मर्स होते थे वो अपने ज़मीन के क्या होते थे, मालिक होते थे, और अपनी ज़मीन पर वो खेती करते थे, और खेती के बदले में वो लैंड रेवेन्यू पे करते थे रूलर्स को। राइट, आगे देखिए, मेनी ऑफ दीज सिस्टम अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत आए, उनका जो है शासन, उन्होंने भारत पर अपना अधिकार कर लिया, तो इसी के साथ कई तरह के परिवर्तन शुरू हो गए। ठीक है, इस सिस्टम में द ग्रांट ऑफ दीवानी अलाउड द ब्रिटिश टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। द ग्रांट ऑफ दीवानी है ना, दीवान बना दिए गए, पर्टिकुलर क्षेत्र जो है दे दिया गया, रीजनल जो है जमींदारों को दीवान बना दिया गया, और उनसे जो है टैक्स अलाउड द ब्रिटिश टू कलेक्ट, और उन्होंने ये उनको अलाउ कर दिया, या उनको ये अथॉरिटी दे दी कि वो उस पर्टिकुलर रीजन से क्या टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉस्पेरियस रीजन, यानी कि समृद्ध क्षेत्रों में से, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इनमें उन्होंने दीवानी प्रथा लागू कर दी। दीवान क्या होता था, दीवानों के अंडर में बहुत बड़ा रीजन दे दिया जाता था, और दीवान ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे उस पूरे रीजन का टैक्स पे करने के लिए। पहले वो वसूलते थे, उसके बाद उन दीवानों को कुछ पार्ट अंग्रेज अपनी तरफ से दे दिया करते थे, और बाकी जो है जो बचा हुआ जो सारा होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती थी। राइट, द राइट टू सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिमेन्ड विद द नवाब। हालांकि जो राइट ऑफ सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, सामाजिक और जो न्यायिक अधिकार जो है, यद्यपि कि जो है नवाबों के ही हाथ में था, बट दिस दस क्रिएट अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसने जो है क्रिएटेड अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक दोहरी जो है शासन प्रणाली का को जन्म दिया। ठीक, यानी कि जो कर व्यवस्था थी पहले नवाबों या शासकों के पास होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दीवान बना दिए। दीवानों के अंडर में जो है ये सारा व्यवस्था टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो कर लिया। द ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट इन यूटिलाइजिंग द रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। और जब ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स को इसमें कोई जो है रुचि नहीं थी कि वो इस जो रिवेन्यू है, जो इनकम है बाय द टैक्स जो उनको मिल रही है, उसको वो वेलफेयर यानी कि भलाई के कामों में जो है, लोगों के हितों के कामों में जो है उसका यूटिलाइजेशन करें, यानी कि प्रयोग करें भारतीयों के लिए। बट देयर सोल एम बीइंग टू एक्सपेंड देयर ट्रेडिंग ऑपरेशन इन इंडिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उनका जो हितैषी, सोल का मतलब आंतरिक, आत्मिक जो उद्देश्य था, सोल एम, है ना, यानी कि होता नहीं कि किसी का आत्मिक उद्देश्य था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड देयर ट्रेडिंग ऑपरेशन, अपने व्यापार को, व्यापारिक गतिविधियों को जो है बढ़ाएं भारत में, इन इंडिया, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को यानी कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। ठीक, यानी कि उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वो जो है जितना टैक्स या इम्पोस्ट रेवेन्यू मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन वो भारतीय लोगों के हित हुए कामों में करें। उनको वो केवल अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते थे। ओके, विद दिस इंटेंट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी चेंजेस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज।
इस जो है उनकी इस मंशा ने द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी चेंजेस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कई तरह के जो है परिवर्तन भारतीय कृषि में लाए। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दीज, आइए देखते हैं उनमें से कुछ। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश, आइए अब जानते हैं कि जो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था, जो टैक्स इम्पोज्ड ऑन द फार्मर, तो वो क्या था और उसका जो है तरीका क्या था उसको कलेक्ट करने का। द ब्रिटिश डिवाइस्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो है उन्होंने तरीके अपनाए। टू हेल्प देम मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और जो टू हेल्प देम मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेट अस लुक एट द थ्री मेन टाइप, जो उनके लाभ अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। लेट अस लुक एट द थ्री मेन टाइप, आइए देखते हैं तीन मेन मुख्य तरीके के जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था उसके बारे में जानते हैं। तो सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, द परमानेंट सेटलमेंट है ना, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक व्यवस्था थी, राइट। इसमें क्या था परमानेंट सेटलमेंट में? इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें देखिए सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन, ठीक। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने तरह के सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ओके, ये हो गया। इसमें सबसे पहला जो सिस्टम था वो था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड था आपका रैयतवादी, सेटलमेंट। और थर्ड वन जो था वो था महालवादी, ये तीन तरह के सेटलमेंट मुख्य रूप से, यानी कि ये तीन तरीके के तरीके जो है ब्रिटिशर्स ने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इम्पोज किए, ओके। लोग उसमें से द परमानेंट सेटलमेंट, अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, ये आपका परमानेंट सेटलमेंट है, ओके। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ कब? इन 1793, और इसे इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट, यानी कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हेन, तो यू विल से दैट इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। लुक एट हियर, in 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारसी एंड सम पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत
जो है क्या था, जमींदार हु इज द मुगल पीरियड हैड नो ओनरशिप ऑफ द लैंड but only the right to collect revenue from it were made the owners under the permanent settlement, है ना। यानी कि जमींदार जो होते थे वो मुगल पीरियड में क्या था, उनको ऐसा नहीं था कि उनको कोई जमीन के वो मालिक नहीं थे, ठीक है, लेकिन राइट टू कलेक्ट द फ्रॉम इट वर मेड द, लेकिन बट ओनली द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम इट, केवल वो क्या करते थे, जमींदारों का काम था टैक्स कलेक्ट करना, यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट करना। तो इसने जो है वर मेड द ओनर अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, तो उन्हीं को जो है परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जो है ऑनर बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। द जमींदार हैड टू पे द ब्रिटिश अ परमानेंटली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू regardless of the yield of the land. This amount had to be paid by a particular date, following which the land could be transferred to someone else. यानी कि जमींदारों के अंडर में जितनी भी जमीन होती थी, अब इस परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो है में क्या किया गया, अंग्रेज केवल जमींदारों से, जमींदार के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो जितनी जमींदारों के पास जितनी जमीन थी, है ना, उनके अंडर में जितनी थी, उन सबका के टैक्स का जो जिम्मा था वो जमींदारों के पास था, ठीक। तो वो सब क्या जमींदार ही जो है पे करते थे अंग्रेजों को, ठीक। और जमींदारों का काम था कि वो छोटे छोटे जो भी लैंड ओनर्स है उनसे कलेक्ट करने का, पहले वो कलेक्ट करें या ना करें, लेकिन पूरा टैक्स जमींदारों से ही वसूला जाता था। अगर वो टैक्स जो है देने में अक्षम रहे, मतलब वो टैक्स नहीं दे पाते थे कोई भी जमींदार, तो वो जो लैंड थी, जमीन थी, वो दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती थी, ओके। एनी टैक्स दैट वाज कलेक्टेड over and above this fixed amount belonged to the zamindar. Any tax that was collected over and above this fixed amount belonged to the zamindar. जमींदार से जो है क्या होता था, any tax that was collected over and above this fixed amount belonged to the zamindar, चाहे वो जो भी टैक्स बाकी लोगों से कलेक्ट करे, लेकिन एक फिक्स अमाउंट जो है उन्हें अंग्रेजी शासन को जमा करना पड़ता था जमींदार, ठीक। यानी कि रैयतवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू था वो जो है जमींदारों को पे करना पड़ता था, जितनी जमीन उनके अंडर में आती थी, ठीक, राइट। रैयतवारी सिस्टम क्या है? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज इन 1820। रैयतवारी सिस्टम जो है इन 1820 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम को रैयतवारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में क्या था, द रियॉर्ड्स यानी कि जो कल्टीवेटर थे वर द ओनर ऑफ द लैंड, जो फसल उगाते थे जमीन में वही क्या थे, जमीन के मालिक थे। दे पेड हाफ ऑफ देयर अर्निंग एज टैक्स टू द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस गेव मोर सिक्योरिटी टू द रियॉर्ड्स। दे पेड हाफ ऑफ देयर अर्निंग एज टैक्स, और उनका जितना उत्पादन होता था अर्निंग का, वो उसका आधा टैक्स के रूप में पे करते थे टू द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते थे उनको। दिस गेव मोर सिक्योरिटी टू द रियॉर्ड्स, और इस तरह से जो है जो कल्टीवेटर से दिस गेव उन्हें सिक्योरिटी टू द रियॉर्ड्स को ज़्यादा सुरक्षा जो है मिलती थी। एज देयर वर नो इंटरमीडिएट्स और जमींदार्स, द गवर्नमेंट वाज एबल टू गॉट मोर रेवेन्यू। इसका मतलब कि अब जो है जब डायरेक्ट जो है इस रैयतवारी सिस्टम में जो है कल्टीवेटर से या रियॉर्ड से, है ना, या जो फार्मर्स थे या लैंड ओनर्स थे उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट किया जाने लगा, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता था, जैसे कि जमींदार, दीवान या कोई। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द टैक्स वर रिवाइज्ड एवरी 20 ईयर, और ये जो टैक्स था वो हर 20 साल में बदल जाता था। इफ द टैक्सेस वर नॉट पेड, द रिवॉर्ड्स वाज इविक्टेड एंड द लैंड गिवन टू समवन एल्स। अगर जो है मान लीजिए कोई लैंड रिवेन्यू नहीं पे कर पाता था, तो जो रिवॉर्ड्स थे यानी कल्टीवेटर से, वो उनको उनकी ज़मीन से वंचित कर दिया जाता था, वंचित कर लिया जाता था। इसका मतलब उसको हड़प लिया जाता था और वो दूसरे को दे दी जाती थी। ओके। द मालवारी सिस्टम क्या था? द मालवारी सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इन 1833। अंडर दिस सिस्टम, ये का मालवारी सिस्टम इन 1833 ये इंट्रोड्यूस की गई पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था? वन लैंड लॉर्ड, यूजली द हेड ऑफ द विलेज, वाज चूजन द रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। महाल है ना, एक लैंड लॉर्ड यूजली द हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का मुखिया होता था उसे चूज किया जाता था। यूजली वाज चूजन द रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विलेज, जिसे हम क्या कहते थे? महाल कहते थे। ओके। द विलेज हेड वुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ऑल द विलेजर्स एंड हैंड इट ओवर द टैक्स कलेक्टर और लंबरदार। ठीक है। जिससे तो वो महाल का काम था कि वो अपने गांव के सारे लोगों से ये रेवेन्यू टैक्स जो है वसूल कर ले, और फिर उसके बाद वो जो टैक्स कलेक्टर होता था, जिसे लंबरदार कहते थे, उसको वो हैंड ओवर कर देता था। ठीक है। यानी कि महाल का काम था पूरे गांव वालों से टैक्स वसूल करना, उसको कलेक्ट कर लेना, और फिर जो टैक्स कलेक्टर होता था, जिसे लंबरदार कहा जाता था, वो महाल लंबरदार को उसको दे देते थे। द लंबरदार कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम ईच विलेज एंड रिमीटेड इट इन बल्क टू द गवर्नमेंट, और इसे जो है रिसबमिट कहाँ भेज देते थे? इसे बड़ी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में जो है गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पास जमा कर देते थे। द कल्टीवेटर्स वर इंडिविजुअली एंड ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। जो कल्टीवेटर्स थे या रिवॉर्ड्स थे, वर इंडिविजुअली एंड ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे गवर्नमेंट को पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को टैक्स पे करने के लिए। यानी कि वो सामूहिक रूप से इंडिविजुअली पहले जो है गांव के लोग जो है महाल के पास जमा कर देते थे, और लंबरदार का या टैक्स जो कलेक्टर होता था लंबरदार, वो गांव से कलेक्ट करके बल्क मात्रा में, भारी मात्रा में जो है उसे सरकार को सौंप देता था। इन दिस सिस्टम टू द टैक्स वाज फिक्स्ड एंड रिवाइज्ड एट रेगुलर इंटरवल। इस सिस्टम में भी जो है टैक्स जो है क्या था? फिक्स था, और हर एक निश्चित अंतराल के बाद वो टैक्स घटाया या बढ़ाया जाता था। तो इस तरह से हमने आज डियर स्टूडेंट देखा कि एंशिएंट और मेडिवल पीरियड से जैसे ब्रिटिश पीरियड आया, तो अंग्रेजों की जो किसानों की जो दशा थी वो खराब होती गई, और सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन उन्होंने 3 तरह का जो है तरीके अपनाए परमानेंट सेटलमेंट में, जिसमें जमींदार थे जिनके अंडर में जितनी जमीन थी, तो वो जो टैक्स कलेक्शन के लिए वो सीधे जमींदारों को फोर्स करते थे। जमींदार ही रिस्पॉन्सिबल होता था पूरी जितनी उसके अंडर में जमीन आती थी उसका टैक्स पे करने में। इन 1793 परमानेंट सेटलमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवादी सिस्टम में रियॉट यानी कि कल्टीवेटर्स जो होते थे वो डायरेक्ट उनसे हाफ, उनके प्रोडक्शन का हाफ डायरेक्ट जो है टैक्स के रूप में वसूल कर लिया जाता था। ये इन 1820 में ये लागू किया गया रैयतवादी और
डिस्कशन किया। इसमें जो है गांव के मुखिया, जिसे महाल कहा जाता था, वो पूरे गांव से कलेक्शन करता था और गांव का कलेक्शन टैक्स कलेक्टर यानी कि लंबरदार सारे गांव से कलेक्शन करता था और उसे बड़ी मात्रा में बल्क में गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पास जमा करा दिया जाता था। इस तरह से जो है 3 ये जो है तरीके थे जो है लैंड रिवेन्यू यानी कि जो लैंड रिवेन्यू था उसको कलेक्ट करने के ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम लोग चेंज इन एग्रीकल्चर पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश शासन काल में जो कृषि की जो योजनाएं थी उनमें क्या परिवर्तन हुआ, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। आज आपको अच्छे से ये चैप्टर नंबर 3 रीड करना है और एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। थैंक यू।